गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। और आज हम गुरु ज्ञान अड्डा पर 6 जुलाई 2020 के 10 इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, साथ ही विद एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में जो छोटे बड़े जो क्वेश्चन होते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ में जीके स्टैटिक या जीके संबंधित अन्य क्वेश्चन उनको भी इसके साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। उससे पहले आप इस सेशन को सभी अपने दोस्तों में लाइक करते हुए शेयर जरूर कर दिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके एंड तक हम 10 क्वेश्चनों के साथ में छोटे बड़े कई क्वेश्चनों को कवर कर चुके होंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में सीएम एफआईआर की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, इसमें रहा है तमिलनाडु। सबसे पहले सीएम एफआईआर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सीएम एफआईआर जो है इसकी फुल फॉर्म होगी सेंटर मरीन फिशर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर आपके कोच्चि केरल के अंदर है। और जो आपका एफआईआर है इससे एक मिलता जुलता शब्द एक राज्य ने एक स्कीम लॉन्च करी थी एफआईआर आपके द्वारा, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च की गई थी या चलाई गई थी। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, वो एफआईआर आपके द्वारा है, ये है सीएम एफआईआर। इसके साथ ही इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपका सेंट्रल मरीन फिशर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि के अंदर है, इसके वर्तमान में आपको हेड भी याद रखने हैं। तो इसके हेड हैं ए गोपाल कृष्णन। इसी के साथ में इस सूची की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो सीएम एफआईआर जारी हाल ही में एक रिपोर्ट में, मतलब इसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 की जो ये रिपोर्ट आई है 2019 की है गाइस। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी बता रखा है, ये जो रिपोर्ट है ये 2019 की है। तो इसमें कहा गया है कि 2019 में भारत समुद्री मछली उत्पादन में 2.1% की वृद्धि देखी गई है। यानी कि जो भारत में इसका उत्पादन होता है वो 2%, मतलब कि 2% मान के ही चलिए, पूरा पूरा 2.1% की वृद्धि इसमें देखी गई है। जिसमें फर्स्ट, अगर भारत में हम इस वृद्धि के साथ में राज्यों की बात करें तो इसमें फर्स्ट नंबर पर तमिलनाडु, सेकंड नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर केरल रहा है। इसमें वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार तो फर्स्ट नंबर पर चीन, सेकंड नंबर पर इंडोनेशिया, थर्ड नंबर पर भारत का नंबर आता है। इसी के साथ ही आप थोड़ा सा जानकारी में दे दूं। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ जो आपका तमिल तमिलनाडु है उसमें कोयम्बटूर एक जगह है जो कि केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगर केरल की बात करें तो देखिए, केरल में तिरुवनंतपुरम है, उसका भारतीय फसल शोध संस्थान का हेडक्वार्टर आपके केरल में है। इसके अलावा केरल में आपका एक कोट कोट्टायम एक जगह है केरल में, वहाँ पर राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान संस्था का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा चमड़ा राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी आपका केरल के अंदर ही स्थित है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टैटिक जीके की। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ फटाफट से। चेन्नई यहाँ की राजधानी है। सीएम एडापल्ली के पल्लानी स्वामी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। साथ में मुख्य न्यायाधीश एस मणिशंकर आपके मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं, भारत का पहला संगीत संग्रहालय आपका तमिलनाडु में बना है। तमिलनाडु का जो तमिलनाडु की एक महिला है रूपा गुरुनाथ, इनके बारे में जरूर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूपा गुरुनाथ के ऊपर, कि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसी के साथ में किसी भी राज्य की पहली महिला क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला हैं जो किसी भी राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसी के साथ में तमिलनाडु 2019-20 के लिए सूक्ष्म सिंचाई जो परियोजना है उनमें भी टॉप पर ये रहा है 2019-20 के लिए।
जीआई टैग बड़े फेमस हो गए हैं तमिलनाडु के अभी, क्योंकि लगातार 3-4 जीआई टैग मिले हैं तमिलनाडु से, तो आप इनके बारे में ध्यान रखना। जो जीआई टैग है यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इनका ध्यान रखना। तंजावुर नेटिव वर्क्स जो है ये तमिलनाडु का है, इसको जीआई टैग मिला है इसी साल ही। अंबर वुड नक्काशी यानी कि अंबरवुड लकड़ी नक्काशी को भी आपका जीआई टैग मिला है इसी वर्ष। मदलई कत्तई गजक जो कि एक स्वीट्स है तमिलनाडु की, उसको भी इसी साल जीआई टैग मिला है। कुछ महीने के अंदर ही ये जीआई टैग मिले हैं। तो ये पूरे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप अपने बिल्कुल कंठस्थ तरीके से याद रखना है। अगर आप लिखते हो तो इन एक्स्ट्रा डिटेल्स को आप ज़रूर लिख लें। इसी के साथ गाइस दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो ये आपको बताना है कि हाल ही में जो भारतीय रेलवे के द्वारा एक लंबी लंबी मालगाड़ी चलाई गई उसका नाम क्या है? तो शेषनाग उसका नाम है। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हाल ही में 2 जुलाई 2020 को ही भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी चलाकर विश्व में इतिहास रच दिया है। 2.8 किलोमीटर ट्रेन की लंबाई जो थी वो 2.8 किलोमीटर थी। शेषनाग भारतीय रेलवे के इतिहास में ये अब तक की सबसे लंबी रेलगाड़ी है यानी कि मालगाड़ी है। इस मालगाड़ी में 251 डिब्बे लगे हुए थे, जिनको खींचने के लिए 4 इलेक्ट्रिकल इंजन लगे थे। इसका संचालन दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने किया था। तो देखिए, दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने किया था, तो आपको इसका हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और ये वही सिकंदराबाद है जिसको हम सिकंदराबाद हैदराबाद जुड़वा शहरों के नाम से जानते हैं। इसी के साथ आपको बता देते हैं इसका संचालन नागपुर से कोरबा तक किया गया। तो ये पूरी आपको इम्पोर्टेंट डिटेल दे दी है इस खबर से। इसी के साथ में रेलवे के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको इस वर्ष घटनाक्रम में हुआ है तो वो आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फटाफट से गाइस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देख लीजिए, हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी रेलवे की, और उसमें कहा गया था कि हाल ही में भारतीय रेलवे 100% अपने निर्धारित समय से अपने गंतव्य तक पहुंची है। यानी कि जो अभी रेलों का संचालन हुआ है लॉकडाउन के अंतर्गत, ये भारतीय रेलवे का पहली बार का इतिहास है कि इसमें जो रेलवे संचालन हुआ है वो बिल्कुल फिक्स टाइम पर संचालित हुआ है। इसी के अनुसार रेलवे की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2019-20 में भारतीय रेलवे का सबसे सुरक्षित यात्रा वर्ष माना गया है या रहा है। यानी कि 2019-20 में एक भी कोई मतलब बड़ा हादसा रेलवे से नहीं हुआ है। एक आपको हुबली रेलवे स्टेशन याद रखना है। जो आपका हुबली रेलवे स्टेशन है ये आपका कर्नाटक में है। एक हुबली है, एक हुगली है। तो हुगली नदी आपकी बंगाल कोलकाता में है, और ये हुबली शहर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, दक्षिण का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है यहाँ पर। ठीक है, आपका जो दक्षिण का नहीं, भारत देश का, सॉरी, देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका हुबली रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन है, यानी कि अभी बन रहा है। अगर वर्तमान में देश के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो गुजरात होगा। और बनने के बाद में ये प्लेटफॉर्म यानी कि हुबली रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये बनने के बाद में 1440 मीटर इसकी लंबाई रहेगी। अच्छा, हुबली से आपको एक चीज़ भी याद आ रही होगी, जो हुबली है वो आपका उत्तर पूर्वी रेलवे जो जोन है उसका हेडक्वार्टर स्थित है हुबली में। इसी के साथ अहमदाबाद को भी याद रखना है, क्योंकि अहमदाबाद है इसमें देश का पहला सैनिटाइजर टनल स्थापित किया गया था अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। इसी के साथ काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन का भी आपको नाम ध्यान रखना है। भारत की तीसरी कॉरपोरेट यात्री ट्रेन है, और यह आपकी मध्य प्रदेश के ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से महाकाल ज्योतिर्लिंग तक चलाई गई है। यानी कि जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, और उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि दोनों एमपी में है, तो दोनों ज्योतिर्लिंगों के बीच में इसका संचालन किया गया है।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है कि भारत की कौन सी ट्रेन दो ज्योतिर्लिंगों के बीच में चलाई गई है। और इसी के साथ में जो सेकंड कॉर्पोरेट यात्री ट्रेन है वो आपकी अहमदाबाद से मुंबई और फर्स्ट आपकी दिल्ली से लखनऊ चली थी। इसी के साथ 12,000 HP का स्वदेशी इंजन याद रखना है जिसका नाम है 60,027 WAG-12। इसका नंबर और नाम दोनों याद रखना है। नंबर है 60,027 और नाम है WAG-12। नाम तो आपको हर हालत में याद रखना है WAG-12। अच्छा, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये स्वदेशी तकनीक से जो मेड इन इंडिया जो अभियान चल रहा है उसके तहत इसका मतलब स्वदेश में ही विकास किया गया है और इसको मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री जो कि बिहार के अंदर है वहाँ पर निर्मित किया गया है। इसको फ्रांस के जो वैज्ञानिक यानी कि इंजीनियर्स हैं उनके साथ में हमारे स्वदेशी जो इंजीनियर हैं उन्होंने मिलकर बनाया है, स्वदेश में बनाया है। और इसका पहला संचालन दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर किया गया था। इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 12,000 का हॉर्स पावर का जो ये स्वदेशी इंजन बना है WAG-12, ये मतलब विश्व में पहली बार ब्रॉड गेज जो लाइन होती है रेलवे की उस पर सफलतापूर्वक इसका संचालन किया गया है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है रेल बोट रोबोट। देखिए, रेल बोट रोबोट नाम से एक दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण मध्य रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं या कि कहें जो टेक्नीशियन हैं उनके द्वारा कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए रेल बोट रोबोट बनाया गया था। भारत की पहली फूड ट्रेन आपको याद रखनी है। भारत की पहली फूड ट्रेन आपके आंध्र प्रदेश के तड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि गेटवे पोर्ट जो हम बोलते हैं मुंबई में स्थित है वहाँ तक संचालित हुई थी। और इस ट्रेन में जैसा कि ट्रेन से पता ही चल रहा है नाम से कि पहली फ्रूट ट्रेन है तो फ्रूट ही इसमें जाएंगे। तो इसमें मुख्य केले व अन्य मतलब जो इसमें मुख्य फ्रूट था वो था केला। इसके अलावा अन्य फलों के साथ में इसके माध्यम से जो फल हैं उनको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको हम गेटवे पोर्ट भी कहते हैं वहाँ तक पहुँचाया गया और वहाँ से पानी के शिपों से यानी कि मालवाहक शिप से इसे ईरान पहुंचाया गया। ईरान में कौन सी जगह पहुंचाया गया तो चाहबार पोर्ट तक इसे आयात किया गया था भारत के द्वारा। चित्री रेलवे स्टेशन आपको ध्यान रखना है। चित्री रेलवे स्टेशन यानी कि चित्री रेलवे स्टेशन का दूसरा नाम है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो रेलवे स्टेशन है ये CII के द्वारा इसको गोल्ड रेटिंग दी गई है। और जो आपके उदय कोटक महिंद्रा हैं ये CII के अभी चीफ यानी कि हेड भी बने थे। इसी के साथ ही कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो परियोजना याद रखनी है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है जो कि हुगली नदी के नीचे निर्माणाधीन है। अगर आपसे मैं पूछूं कि देश की दूसरी अंडर वाटर मेट्रो परियोजना कौन सी है तो आप मुझे बताएंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि दूसरे देश की अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है मुंबई में निर्माणाधीन है मीठी रिवर के नीचे। ठीक है, मीठी रिवर के नीचे है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम ध्यान रखना है क्योंकि कोविड-19 के दौरान देश का पहला फ्री ईट राइट स्टेशन घोषित हुआ था। इसी के साथ ही प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन दिल्ली का नाम ध्यान रखना है क्योंकि इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा मेट्रो ट्रैक दिल्ली मेट्रो ट्रैक है, ये भी आप ध्यान रखना। भारत का सबसे पुराना जो मेट्रो मतलब देश किस शहर की मेट्रो है तो कोलकाता की मेट्रो है। 1981-82 के लमसम में यानी कि लगभग में इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। खैर, आपको और बता देते हैं कोविड-19 के दौरान ट्रेन जो कोच हैं उनको आइसोलेशन वार्ड की तैनाती करने वाला पहला राज्य आपका दिल्ली बना था, लेकिन उनका उपयोग करने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश बना है। ये करंट का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डबल कंटेनर मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया किस पर? इलेक्ट्रॉनिक लाइन पर। जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडगेज लाइन है उन पर डबल कंटेनर मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। और ये कहाँ से कहाँ तक हुआ था तो ये गुजरात के अंदर ही हुआ था, पालमपुर से बोटाड़।
के मध्य ये चलाया गया था। भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आपका भुवनेश्वर में स्थापित किया गया था। और जो भुवनेश्वर है वो आपका पूर्वी तटीय पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय है। इसी के साथ ही भारत की पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन तेलंगाना के तेलंगाना के लिंगपल्ली से लेकर झारखंड के हटिया तक चली थी, लॉकडाउन के अंतर्गत चली थी, याद रखना। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे ने 6,049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी हेतु रेल टेल के साथ में समझौता किया था। तो वीडियो निगरानी मतलब वीडियो कैमराज से जो निगरानी रखी जाती है ना स्टेशनों पर, उसके लिए रेल टेल से समझौता किया था। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है मध्य रेलवे जोन ने जो मध्य रेल जोन है उसका एक रेलवे स्टेशन पर आत्मा मशीन लगाई गई थी, उसका नाम हाँ, नागपुर स्टेशन पर। तो मध्य रेल जोन ने नागपुर स्टेशन पर एक आत्मा नामक मशीन लगाई थी। और ये आत्मा नामक जो मशीन है इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। आत्मा की फुल फॉर्म होगी ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग सक्सेस, यानी कि जैसा नाम से पता चल रहा है ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग सक्सेस, मतलब कि ये टिकट को चेक करने के साथ साथ में जो मैनेजमेंट का काम करेगी। मैनेजमेंट का काम कैसे करेगी कि यात्रियों के टिकट चेक करेगी और उन यात्रियों को भी चेक करेगी जो कि मार्क्सहीन, जो कि बिना मार्क्स के यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी भी चेकिंग ये करेगी। मध्य रेलवे जोन ने जो आपका मध्य रेलवे जोन है इसने एक कैप्टन अर्जुन और फैब्री नामक दो मशीनों को विकसित किया था। और ये कोरोना मरीजों की स्क्रीनिंग करने हेतु विकसित किया गया था इन्हें। तो ये सब क्वेश्चन आपको करंट के हैं, लेकिन वो क्वेश्चन है जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये बिल्कुल याद रखने हैं। इसी के साथ में तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो देखिए हाल ही में उड़ीसा राज्य ने बलराम योजना शुरू की है। और आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, जिस भी योजना के सामने मोर लिखा हो, मतलब नॉर्मली आप ध्यान रखना, किसी भी योजना के सामने मो लगा हो, जैसे कि मो प्रतिभा, मो बस सेवा, मो साइकिल सेवा, मो सरकार सेवा, मो मोबाइल सेवा, इस तरह की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो सब केरल से ही संबंधित, उड़ीसा से संबंधित होती है। अब आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो ये क्या है बलराम योजना? तो देखिए, उड़ीसा सरकार ने 7,000 भूमिहीन किसानों को ऋण सुविधा देने हेतु यह योजना लॉन्च की है, ताकि कोविड-19 से प्रभावित होने के कारण वो दोबारा से उभर पाएं। यानी कि ऐसे किसान जो भूमिहीन हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है बैंक लोन देती है किसानों को किसके आधार पर? भूमि के आधार पर। अब भूमि के आधार पर लोन मिलता है, लेकिन जिन किसानों के पास में, जो किसान हैं और किसानी का काम करते हैं लेकिन उनके पास में भूमि नहीं है, तो ऐसे लोगों को मतलब क्या बैंक को वो अपना मतलब क्या गिरवी रखें कि जिसके कारण उनको लोन मिल सके? तो सरकार ने उनकी गारंटी ली है और वो उनको अब अपनी गारंटी पर लोन मुहैया कराएगी। ये स्कीम है आपकी बलराम योजना। अब इसी के साथ में आपको जीके की स्टैटिस्टिक का जो क्वेश्चन जो पोर्शन बनता है उड़ीसा से वो बता देते हैं। देखिए भुवनेश्वर इसकी राजधानी है उड़ीसा की, और जो भुवनेश्वर में है आपका नालको का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। एक लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो फर्स्ट संस्करण हुआ था ये भी आपका भुवनेश्वर में ही आयोजित किया गया था, जिसमें आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी और तीसरे नंबर पर रही थी पंजाबी यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटी अलग अलग है। दूसरे नंबर पर रही थी आपकी वो है सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी आपकी दूसरे नंबर पर रही थी। केंद्रीय कंद मूल फल का जो अनुसंधान केंद्र है वो भी आपका यहीं पर है। भारतीय रेलवे का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी आपका यहीं पर स्थापित किया गया है। पूर्वी समुद्र तटीय रेलवे का जोन का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका भुवनेश्वर ही है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है, सीएम यहाँ के नवीन पटनायक है और नवीन पटनायक को ही
2020 का पेटा इंडिया का एनिमल हीरो टू एनिमल का अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ ही गवर्नर आपके प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक कुछ समय पहले ही बने थे। लोकसभा की सीट 21 है, राज्यसभा की सीट 10 है और विधानसभा की सीट 147 है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं, हाल ही में मधु पोर्टल लॉन्च किया था। विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना लागू की थी। वंदे उत्कल जननी को राष्ट्रीय गान का राष्ट्रीय गान नहीं, राज्य गान का दर्जा उड़ीसा ने यहाँ दिया था। भारत की सबसे बड़ी व दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिसको हम चिल्का झील के नाम से जानते हैं, ये समुद्र तट की झील है, जो कि आपकी कहाँ मिलती है, आपकी मिलती है उड़ीसा में। इसी के साथ ही हीराकुंड बांध याद रखना, भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर बनाया गया है। ये भी आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है। ब्लैक पैगोडा यानी कि सूर्य मंदिर का दूसरा नाम है ब्लैक पैगोडा, और जो सूर्य मंदिर है जो कोणार्क में स्थित है, ये आपका उड़ीसा के अंदर ही है। और जो भारतीय मुद्रा है 10 रुपये का जो नोट है, उस पर इसका चित्र अंकित किया गया है। केंद्रीय चावल शोध संस्था भी आपकी कटक यानी कि उड़ीसा के अंदर स्थित है। बाराबट्टी स्टेडियम व कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा के अंदर ही है। और इसी के साथ आपको मैं बता देता हूँ जो यहाँ के लोक नृत्य हैं। देखिए यहाँ पर लोक नृत्य कौन कौन से बनते हैं, तो ऑफिसली जो मोस्ट बनता है वो बनता है आपका ओडिसी, और दूसरा बनता है घमूरा। ये दो आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लोक नृत्य हैं। इसके अलावा देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए पहले आपको मैं बता दूं, जो ओडिसी नृत्य है इसके बारे में पूछा गया है। दो व्यक्तियों के बारे में काफ़ी बार एसएससी और जो स्टेट पीएससी एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है। तो दो व्यक्तियों के नाम उड़ीसी डांस से आपको संबंधित रखने हैं, मतलब कि जो उड़ीसी डांस में महारथी जो हैं वो दो व्यक्ति हैं, इंद्राणी रहमान और कालीचरण पटनायक। इनका नाम आपको विशेषली ध्यान रखना है। इसके अलावा घूमरा दूसरा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। पाला आपका एक लोक नृत्य है। इसके साथ में डस्क थिया जो आपका गंजन जिला है वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है उड़ीसा से, और ये वहाँ पर फेमस है। छाऊ दलखाई नाच, ये आपका संबलपुर का जो आदिवासी महिला हैं उनके द्वारा किया जाने वाला ये आपका मतलब कि लोक नृत्य है। कर्मा नाच, कोसली यानी कि भाग्य का नाच, कोसली का मतलब होता है भाग्य का नाच, ये भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये काफ़ी बार भाग्य का नाच के नाम से पूछा गया है कि भाग्य का नाच नामक लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। इसको निम्नलिखित किस नाम से भी जानते हैं, ऐसा ये एसएससी जो 12th लेवल का एग्ज़ाम और जो आपके ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, डबल एग्ज़ाम होते हैं आपके एसएससी में, उसमें काफ़ी बार सेकंड पार्ट्स में ये पूछा गया है कोसली किस मतलब दूसरा नाम इसका पूछा गया है कोसली का, तो भागे का नाच कहते हैं। बागा नाच, डप नृत्य, गोटी, भूपा प्रमुख यहाँ पर नृत्य हैं। इसके अलावा प्रमुख जनजाति उड़ीसा में कौन कौन सी मिलती हैं, तो देखिए कुछ जनजाति बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। संथाला, हो और ओराव और भुइया, ये जनजाति हैं जो कि उड़ीसा के साथ साथ झारखंड, बिहार और पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, संथाला, हो, ओराव, भुइया, ये आपकी 4 जनजाति हैं जो आपको उड़ीसा के साथ साथ झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलती है। लेकिन उड़ीसा में मिलने वाली स्पेशल जनजातियां हैं कोल, जुआंग, खरिया, चैपू, सौंड, ये जनजाति आपकी स्पेशली उड़ीसा के अंदर मिलती हैं। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं, तो देखिए उड़ीसा से प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य आपके देवब्रीगढ़ वन्य अभ्यारण्य बनेगा, वन्य जीव अभ्यारण्य, सूनाबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, पोट्टागढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका फेमस बनता है। इसके अलावा चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके फेमस बन जाते हैं। इसी के साथ ही देखिए फ्रेंड्स, जो प्रमुख महोत्सव या आपके पर्व कौन कौन से बनाए जाते हैं,
तो देखिए जो उड़ीसा है वो अपने मंदिर महोत्सवों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, और जो मंदिर महोत्सव हैं उनमें पुरी रथ यात्रा महोत्सव सबसे ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड में, और जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। आपको पता ही होगा कि जो भगवान जगन्नाथ पुरी, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है पुरी में, ये समुद्र के किनारे है, और हिंदू धर्म के 4 जो धाम यात्रा है उसके अंतर्गत इसका वर्णन आता है। इसके अलावा पुरी रथ यात्रा महोत्सव के अलावा पुरी बीच उत्सव, कोणार्क उत्सव, कलिंग उत्सव यानी कि कलिंग महोत्सव आपके प्रमुख हैं। इसके अलावा आदिवासी पर्वों में मुख्य रूप से चैत्र पर्व और बाली यात्रा पर्व आपका प्रमुख है। राष्ट्रीय पर्वों में अगर देखा जाए उड़ीसा में तो दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि, दशहरा, दीपावली, ये आपके आदि प्रमुख मतलब कि पर्व या त्योहार मनाए जाते हैं। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 4 जुलाई को मनाया गया है। तो देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है ये आपका 4 जुलाई को मनाया गया है। हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को, क्योंकि अब के जुलाई का जो पहला शनिवार था उसको 4 जुलाई पड़ रही थी, तो इसलिए 4 जुलाई को मनाया गया था। लेकिन मुक्त रूप से ये हर वर्ष जुलाई का पहला शनिवार होता है, चाहे कोई भी डेट हो, उस पर ये मनाया जाता है। तो ऑब्वियसली आप ध्यान रखेंगे कि हर जुलाई के पहले शनिवार को ये मनाया जाता है, क्योंकि अब की बार 4 जुलाई पड़ी थी, तो 4 जुलाई इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये मनाया क्यों जाता है? तो लोगों में सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ने के लिए ये मनाया जाता है। मतलब लोगों को मोटिव किया जाता है कि आप सहकारिता से जुड़िए और लोगों को भी इससे जोड़िए। इसकी थीम क्या रही थी? इम्पोर्टेंट रहेगी इसकी थीम। तो थीम इसकी रही थी हैशटैग कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, इसकी थीम रहेगी। तो इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, 4 जुलाई को ही भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम बार उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है, यानी कि धर्म परिवर्तन कहा जाता है। और इसी दिन को पूरी दुनिया में जितने भी बौद्धिस्ट लोग होते हैं, यानी कि बौद्ध धर्मावलंबी होते हैं, वो इस दिन को धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ में जो आज का आपका दिन है यानी कि 4 जुलाई है, इसको हिंदू धर्म में मतलब कि जो आपका ये धर्म परिवर्तन चक्र है, इसको मतलब हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, और इसे आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से हिंदू धर्म में जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में NHAI के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या था? तो नाम देखिए, नाम उनका सुखबीर सिंह संधू है, लेकिन नाम की बात कर लेते हैं। NHAI इसका मतलब क्या होगा? तो नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका जो अध्यक्ष है वो सुखबीर सिंह संधू थे, और इनका ही कार्यकाल आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो 21 जुलाई को पूरा होने वाला था, लेकिन अब उसको आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं NHAI कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण क्षेत्र में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला संगठन है ये। और इसी के साथ में इसकी स्थापना 1988 में यानी कि 1988 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स, कुछ यहाँ से मुझे ध्यान आ रहा है, एक नाम ध्यान आ रहा है, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए के वेणुगोपाल का नाम ध्यान रखना, क्योंकि अभी चर्चाओं में 2-3 दिन पहले से ये चर्चाओं में है। क्यों है? भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ में तुषार मेहता का नाम भी ध्यान रखना। तुषार मेहता कौन है? तो ये भारत के महाधिवक्ता हैं, यानी कि सॉलिसिटर जनरल हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा श्रीकांत माधव वैद्य का नाम ध्यान रखना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं। वी सूर्य नारायण का नाम ध्यान रखना, चोलामंडलम MS चंद्रम जनरल इंश्योरेंस के MD बने हैं। ये नाम इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है वी सूर्य नारायण का नाम।
ये पहली बार चर्चा में आया है, थोड़ा अजीब है। और जो ये आपकी इंश्योरेंस, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसका नाम भी पहली बार आया है, शायद आपने नहीं सुना होगा। तो वी सूर्य नारायण आपके एमडी हैं किसके? चोलामंडलम एमएस चंद्रम जनरल इंश्योरेंस के। इसी के साथ में ब्रजेंद्र नमनीर का तो आपको पता ही है, डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्चुअल रेस एक क्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो भारत पन्नू बन गए हैं। और आपको बता देते हैं, जो भारत पन्नू हैं ये सेवारत भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। और ये भारत पन्नू और भारत पन्नू हैं, इन्होंने ही वर्चुअल रेस एक क्रॉस अमेरिका 2020 में पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करके इस भारत का इतिहास रच दिया है। इन्होंने इसके लिए जो पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त किया था, इसी के साथ में इसकी और आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में। इन्होंने मात्र 12 दिन में 4086 किलोमीटर की दूरी तय करके दुनिया में थर्ड स्थान पाया था। तो 12 दिन में 4086 किलोमीटर की दूरी किससे तय की थी? पैदल, दौड़कर या किससे? नहीं, ये जो आपकी देखो, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका 2020 है क्या। तो देखिए, ये एक प्रकार की रेस है, लेकिन कोविड-19 के द्वारा अब की बार इसको वर्चुअल रूप से कराया गया था। मतलब कि इसमें जो एक कमरे के अंदर ही जो आपके जो इसके जो मतलब कि खिलाड़ी थे, उनको एक बंद कमरे में कुछ विशेष कंडीशनों के साथ में इस रेस को कराया गया। और उन्होंने एक कमरे में बैठकर साइकिल को चलाया और उनकी जो मीटर से उनकी वो नापी गई कि भाई ये इस मतलब जो साइकिल चला रहे हैं ये कितने किलोमीटर चल रही है, तो उस हिसाब से इनको चलाया गया। वैसे ये आम तौर पर अगर कोविड-19 नहीं होता तो ये आम तौर पर आपकी जो अमेरिका महाद्वीप है उसके अंतर्गत ये मतलब उपमहाद्वीप अमेरिका उपमहाद्वीप में ये कराई जाती है। पूरे महाद्वीप में नहीं होती है, उपमहाद्वीप में होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनको 12 दिनों के अंदर 5000 किलोमीटर यात्रा साइकिल से तय करनी होती है। अब टाइम इसमें 12,000 है और जो आपका डिस्टेंस है वो 5,000 किलोमीटर है। लेकिन उसको जो जितना जल्दी कर लेता है, जो जितना जल्दी उस रेस को कर लेता है, वो विनर इसमें हो जाता है। तो जो भारत पन्नू थे, इन्होंने इस रेस को 4086 किलोमीटर तय किया था 12 दिन के अंदर। और इसी दूरी को तय करते हुए ये तीसरे स्थान पर आए हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नाम। तो श्रेया ठकराल का नाम याद रखना, ये भी अभी चर्चाओं में था। 2020 का डायना पुरस्कार इनको मिला था। इसी के साथ ही कृतिका पांडे हैं, इनका नाम ध्यान रखना। एशिया महाद्वीप के लिए इन्होंने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है। सी रंगराजन का नाम ध्यान रखना, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। सांख्यिकी में इनके योगदान के लिए आजीविका उपलब्धि पुरस्कार या यूं पहले पीसी महाल नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने LEAD नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका दिल्ली सरकार ने किया है। क्या है LEAD नामक पोर्टल? तो देखिए, LEAD इसका मीन्स होगा लर्निंग थ्रू रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। यानी कि ये एक ऐसा मतलब पोर्टल है जो कि जो दिल्ली के छात्र हैं उनको ऑनलाइन ही शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा सकेगी इस पोर्टल पर। और मुक्ता 12वीं तक के जो छात्र हैं उनको इस पोर्टल में 12वीं तक के छात्रों को 1000 कोर्स जो मटेरियल है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसको लॉन्च किया था दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने। बाकी दिल्ली के बारे में मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ
दिल्ली 1912 में राजधानी बनी थी देश की, इससे पहले कोलकाता थी, लेकिन 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है। स्टेट गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम आपके ये हैं, और डिप्टी गवर्नर आपके अनिल बैजल साहब हैं, जबकि यहाँ मुख्य न्यायाधीश नारायण भाई पटेल आपके बन जाते हैं। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में कौन सा देश ई कचरे का सबसे बड़ा योगदान करता था? तो योगदान करता था इसमें चाइना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये रिपोर्ट आई है, ये यूएन के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लॉन्च की जाती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में रिकॉर्ड 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट जो आपका कचरा है वो फेंका गया है। और ई वेस्ट यानी कि आप जानते हैं ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो इसको नहीं जानते होंगे, इस शब्द को, तो मैं बता देता हूँ। ई वेस्ट कचरा होता है जैसे कि आपकी कोई फ्रिज खराब हो गया, यानी कि आपका कोई टीवी खराब हो गया, कोई मोबाइल खराब हो गया, कोई लैपटॉप कंप्यूटर खराब हो गया, तो उन सब में से जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सही पार्ट्स होते हैं, उनको तो निकाल लिया जाता है, और जो बाकी की जो पार्ट्स या आपकी जो आपका बॉडी बचा हुआ होता है उसको हम ये कचरे में फेंक देते हैं। तो उसी कचरे को ई वेस्ट कचरा कहते हैं। उसमें से सिर्फ 30% ही रीयूजेबल माना जाता है, यानी कि जो आप ई वेस्ट फेंक रहे हैं उसमें से 30% ही जो सामान है वो आपका रीयूजेबल काम आएगा, यानी कि 70% आपका बेकार कचरा रहता है, और इसे ही ई वेस्ट कचरा कहते हैं। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर तो आपका चाइना है, सेकंड नंबर पर यूएसए 6.9 मिलियन टन के साथ, और भारत तीसरे नंबर पर 3.2 मिलियन टन के साथ इसमें आया है। अब बात हो रही है चीन की, तो आपको बता देते हैं राजधानी रहेगी बीजिंग, और बीजिंग में ही आपका एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। संघाई कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर भी आपका बीजिंग के अंदर है। 2022 के जो विंटर ओलंपिक हैं वो आपके यहीं बीजिंग में होने वाले हैं। इसी के साथ मुद्रा आपकी रेनमिंबी होगी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे, और आपकी जो मेघमोहन रेखा होती है ये भारत और चाइना के बीच में एक बॉर्डर लाइन है। अच्छा, चाइना में राष्ट्रपति का नाम आपने सुना होगा, लेकिन आपने कभी चाइना के प्रधानमंत्री का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि वहाँ होता ही नहीं है। क्योंकि चाइना में प्रधानमंत्री की जगह होते हैं प्रीमियर, और आपके जो वर्तमान प्रीमियर हैं चाइना के वो हैं ली कैंग यांग। चीन की संसद का नाम क्या है? तो चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ अगर आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी चीन के बारे में दूँ तो फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, कुछ समय पहले ही शस्त्र व्यापार संधि मतलब वैश्विक शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा करी थी चाइना ने। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं, जो चाइना ने बांग्लादेश से आने वाले सामान पर 97 यानी कि 97% टैरिफ पर छूट दे दी थी। 2022 का जो एशियन गेम्स है वो आपके बीजिंग चाइना में होगा। थर्ड एशियन यूथ गेम्स आपके 2020 जो 2022 होने वाले हैं, ये भी आपके चाइना में ही होंगे। इसके अलावा देखिए, दोबारा सुनिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 2022 के एशियन जो गेम्स हैं वो आपके बीजिंग चाइना में होंगे। थर्ड एशियन यूथ गेम्स आपके सांटियाओ शहर है चीन का, वहाँ पर होंगे। एशियन गेम्स आपके 2022 झांगझू चीन में होंगे। ये तो हो गई गेम्स की बात। विंटर ओलंपिक आपको मैंने अभी बता ही दिया था। देखिए, DCEP यानी कि डिजिटल करेंसी
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चाइना की डिजिटल करेंसी है, इसको हाल ही में लॉन्च किया था चाइना ने। इसका नाम क्या है चाइना की डिजिटल करेंसी का? डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग में चाइना विश्व में टॉप पर रहा था। इसी के साथ हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन का परीक्षण किया था, जिसका नाम था AR-500C, यानी कि AR-500C। सिंग यून 201 2000। देखिए दोबारा से सुनिए, थोड़े से नाम अजीब हैं तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए सिंग यून 2001 2002 दोनों चीज अलग अलग हैं। सिंग यून 2001 और 2002 नामक दो अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किए हैं हाल ही में। इसके अलावा तियांग वैंग 1 चाइना का पहला मंगल अन्वेषण मिशन है। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को लॉन्च किया था हाल ही में। तो ये सब जो चीज़ हैं ये चाइना से संबंधित है, आपको याद रखनी है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं गाइस। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नोर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो सुमित नागल ने ये जीता है। तो आपको बता देते कौन है सुमित नागल। तो सुमित नागल आपके एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही हाल ही में जर्मनी में PSD बैंक नोर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। तो बात जर्मनी की आई है तो आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए, कुछ समय पहले ही प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भी जर्मनी का शांति पुरस्कार मिला है, यानी कि जर्मनी का जो शांति पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। और 1998 में मतलब 1998 का साहित्य का जो नोबेल था वो अमर्त्य सेन को मिल चुका है। 2019 का साहित्य नोबेल किसने जीता तो आप ज़रूर बताना, और आपको मैं भी बता देता हूँ, पीटर हैंडके ने जीता है। आपको गाइज होमवर्क के रूप में आज एक काम दे रहे हैं, आपको बताना है 2017 के एक लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनका नाम अभी हाल ही में एक किताब की वजह से उनका नाम चर्चा में है। तो आपको बताना है 2017 के नोबेल पुरस्कार विजेता लिटरेचर से कौन थे। इसी के साथ ही सानिया मिर्जा का नाम ध्यान रखना है, ये भी आपकी भारतीय एक टेनिस खिलाड़ी है और फ्रेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। नोवाक जोकोविच का नाम ध्यान रखना, अभी टेनिस खिलाड़ी हैं और ये कहाँ के? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्हें अभी कोविड-19 से प्रभावित पाया गया था। इसके अलावा फेड कप आपका पता ही है, टेनिस में महिलाओं की टेनिस टूर्नामेंट होती है और डेविड्स कप यानी कि पुरुषों की टेनिस टूर्नामेंट को कहा जाता है। 2019 का जो डेविस कप था ये स्पेन ने जीता था और फेड कप 2019 का फ्रांस ने जीता है। 2020 का फेड कप इंडिया ने जीता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं? तो देखिए जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो 2036 तक आपके रूस के राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। तो आपको बता देते हैं हाल ही में रूस में हुए एक संविधान संशोधन के तहत व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकेंगे। अब इसमें भी दो कंडीशन है, या तो 2036 तक रह सकेंगे या 83 वर्ष की उम्र तक रह सकेंगे, दोनों में से एक जो पहले हो जाएगी उस तक ये रहेंगे। ऐसे ही एक संविधान संशोधन चीन में हुआ था 2018 में, आपको याद दिला देता हूँ। 2018 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी चीनी संविधान को बदलवाकर आजीवन राष्ट्रपति बने रहने के लिए संशोधन करवाया था। बाकी आपकी विक्ट्री परेड याद रखना, आपकी अभी बहुत चर्चाओं में थी। राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय जो दौरा था वो इसी विक्ट्री परेड से संबंधित था, जिसके अंतर्गत वो 3 दिन की विदेश यात्रा पर गए थे रूस की। बाकी स्टैटिक जीके के पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो मास्को यहाँ की राजधानी होगी रूस की, मुद्रा रहेगी रूबल, प्रधानमंत्री रहेंगे मिखाइल मिशुस्तिन,
राष्ट्रपति रहेंगे व्लादिमीर पुतिन और संसद को हम ड्यूमा कहते हैं रूस की। इसी के साथ में जो विक्ट्री परेड हुई थी, इसमें न्योता तो किसको मिला था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन अपने निर्धारित समय से 1 महीना पीछे होने के कारण इसमें शामिल कौन हुआ था? हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इसमें हमारी पहली बार तीनों भारतीय सेनाओं की टुकड़ियों ने इसमें भागीदारी निभाई थी, यानी कि इस विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया था। और इसमें जो हमारे भारतीय सेनाओं के सैनिक जो इसमें शामिल हुए थे वो 25-25 के हिसाब से, यानी कि 75 की संख्या में तीनों सेनाओं से 25-25 के हिसाब से इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक आप इस चैनल को अपना प्यार दें, क्योंकि आपके ही प्यार के भरोसे ये चैनल थोड़ा सक्सेस हो रहा है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, सीखने के लिए और पढ़ने के लिए आप हमारे इस जो गुरु ज्ञान चैनल है आपका यूट्यूब चैनल, इससे आप ज़रूर सब्सक्राइब होकर जुड़ जाएं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली जो वीडियोस आएगी उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत जल्दी हम इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाने के नए स्तर से कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सॉरी चाहेंगे आपसे, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमारा ये चैनल कुछ खामियों की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं चल पा रहा था। तो इस वजह से हम क्षमा चाहेंगे, आपको हमने इंतज़ार कराया, लेकिन अब हमारी कंटिन्यूटी का आपकी कंटिन्यू बनी रहेंगे आपके साथ इसी चैनल पर। फिर नए सेशन के साथ कल मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।